कोर्ट ऑफ अपील द सरदार निजामत अदालत, यानी कि जो कोर्ट ऑफ अपील जो थी वो मतलब यही है कि वो कहाँ पे थी, मतलब इसको एक वैसे वर्ड दिया सुप्रीम कोर्ट को, वो हमारी कैलकटा में थी। उसको उस टाइम पे कैलकटा बोला जाता, आज के टाइम पे हम कोलकाता बोलते हैं ना, यही उस टाइम पे कैलकटा बोला जाता था। अब देखो, अब जितने भी है, एन बी हैलेड ट्रांसलेटेड दिस डिगस्ट इन इंग्लिश, यानी कि इस जो ये आदमी जो था, इसने क्या किया था, जितना भी कंपाइल किया था जो हिंदूज ने अपने रूल्स रेगुलेशंस को, उनको एन बी हैलेड ने जो है कंपाइल कर दिया था इंग्लिश में, उसको मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, क्योंकि हिंदी तो उनको समझ नहीं आती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी ब्रिटिशर्स को रूल करने में, इसीलिए उन्होंने देखा स्टार्टिंग में जैसे ही बंगाल पे उन्होंने कैप्चर किया बैटल में, उनको डिफीट किया, तो उन्होंने डायरेक्टली उसको रूल नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और एकदम से आके वो ऐसा नहीं कर सकते। सो ये कुछ था। इसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअल में कि डिस्ट्रिक्ट होती क्या है, किस तरीके से है, उस पर किसका कंट्रोल क्या था, ये सब चीज़ें हैं इसमें। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसमें कौन सुप्रीम रखा गया था इन्होंने, मतलब कि जो सारी चीज़ों को देखता था वो था कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद इट्स मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रिवेन्यू एंड टैक्सेस, इसका मेन काम क्या था, जो भी टैक्स कलेक्ट किया है, रिवेन्यू जो आया है उसको ऑब्जर्व करना कि हाँ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, मतलब ये उसकी अथॉरिटी है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट, और उसको लॉ भी और ऑर्डर ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी है। बट कैसे करेगा वो, विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज, यानी कि वो किस तरीके से करेगा, इनकी मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो अंडर आ गया किसके, कलेक्टर्स के, और वो जो कलेक्टर है वो वहाँ पे मेंटेन करेगा लॉ, और जो है जितने भी रिवेन्यू टैक्सेस है वो सारे के सारे उसी के अंडर में आएंगे। और उसके बाद में वो दूसरी चीज़ों को भी देखेगा, किनको, जजेस को, पुलिस ऑफिसर्स और दरोगा, यानी कि इनके थ्रू वो काम करवाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। अब जो है द कलेक्टर क्या होता है, बिकेम द न्यूज़ सेंटर ऑफ पावर, ये न्यू सेंटर है, ये न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टेडली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जो है अब न्यू सेंटर ऑफ पावर कौन बन गया था, कलेक्टर बन गया था। कौन बन गया था, कलेक्टर। अब है कंक्लूज़न, अगर हम ऑल ओवर इस चैप्टर का जो है कंक्लूज़न एक बार देखें तो क्या होता है, सबसे पहले क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ट्रेडिंग कंपनी टू टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर, यानी कि ये शुरू में क्या करा था, एक ट्रेड करने के लिए आई थी। ट्रेड एक्चुअली में ये ट्रेड करने इसलिए आई थी क्योंकि जो इंडिया से जितने भी स्पाइसेस वगैरह जाते थे वो लैंड के थ्रू होके वो पहले इंग्लैंड जाते थे ट्रेड करके, बट बीच में क्या हुआ था, कुछ जो है रूलर्स ने बीच के एरिया को, जैसे वो सिल्क रोड हमारा था, हमने जो डिस्कस किया था बहुत पहले क्लास में, तो वो जो है उसको कैप्चर कर लिया था, और इस वजह से जो चीज़ें थी वो उस जगह तक, इंग्लैंड तक, यूरोपियन कंट्रीज तक पहुंच नहीं पा रही थी। और दूसरी बात ये भी थी कि जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी, क्योंकि इतने ज़्यादा बीच में इतने प्रॉफिट लेने के लिए लोग रहते थे, क्योंकि वो ट्रेड करके जाते थे। अगर वो डायरेक्टली यहाँ कैप्चर करेंगे तो बहुत इजी होगा और बहुत प्रॉफिट भी उनको होगा। सो एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में वो आई थी 1498 में, जब वास्को डी गामा एज अ पुर्तगाली जो पर्सन था वो आया था इंडिया में, और उसके बाद कंपनीज का आना स्टार्ट हो गया था। सो उन्होंने बाद में क्या करा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उन्होंने टेरिटोरियल कॉलोनी पावर में आ गई थी, यानी कि बाद में उन्होंने यहाँ पे एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी, अब दूसरी बात क्या हुआ था कि उन्होंने देखो, जब वो यहाँ पे आए थे स्टार्टिंग में कैसे आए थे, जो शिप था वो उसमें जो नाव चलाते थे, शिप को चलाते थे, वो ह्यूमन पावर से चलाते थे, ठीक है। बट बाद में जब स्टीम इंजन जो टेक्नोलॉजी आई तो उसके थ्रू वो लोग बहुत इजीली, बहुत जल्दी जो है इंडिया तक पहुंच जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम उनका सेव हो जाता था। उसके बाद द जर्नी टू इंडिया टुक 6 to 8 months, बट न्यू स्टीम शिप जो मतलब पहले जो जर्नी थी वो 6 से 8 महीने लग जाते थे, बट उसके बाद में स्टीम इंजन के थ्रू कितना टाइम हो गया था, ये पीरियड टू 3 weeks,
ओनली 3 वीक्स, यानी कि एक महीने से भी कम। यहाँ एक साइड 6 to 8 मंथ्स है और एक साइड है जो है एक है 3 वीक्स। सो दैट इज़ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन द टाइम। सो ये था। ओके, बाय 1857 द कंपनी हैड ए वास्ट एम्पायर इन इंडिया। और जो 1857 जो हमारा रिवोल्ट हुआ था 1857 का, ये भी इस क्लास में आएगा, आप डिस्कस करेंगे। तो ये भी इसमें बहुत चीज़ थी इम्पोर्टेंट। और कंपनी एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट, यानी कि कंपनी मतलब इतना पावरफुल हो गई थी कि 1857 तक उन्होंने क्या किया था, 63% टेरिटरीज, यानी कि जितने भी इंडिया का जो लैंड एरिया है उसमें 63% कैप्चर कर लिया था। और अगर हम देखें कि पॉपुलेशन जो है, ओवरऑल पॉपुलेशन, उसमें 78% पॉपुलेशन पे इन्होंने जो है रूल करना उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। सो क्लास दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। In next class we will discuss the next chapter. Thank you.